नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर की, माइंड मैप्स की बात कर रहे थे, डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। अब हम बात करें 9 जून की। 9 जून 2026 में जो न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़ में थे उनके करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आज जिसका हमको ध्यान देना है, दैट इज़ अबाउट फ्रेंच ओपन एंड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं। देखो इसके ऊपर 2026 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के ऊपर क्राइटेरियाज के बारे में बात की गई थी। तो वो सब चीज़ों के यहाँ पे हम देखते हैं, ये न्यूज़ में था। फ्रेंच ओपन एंड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। सबसे पहले तो ये जो फ्रेंच ओपन है, ये इसके चैम्पियंस की बात करें तो 2026 के जो फ्रेंच ओपन हुआ था, इसके चैम्पियंस की बात करते हैं। सो मैन सिंगल्स की बात करें सो मैन सिंगल्स में यहाँ पे विनर कौन था यार? अलेक्जेंडर ज़ेवरव। एंड जो रनर अप थे मैन सिंगल्स में, रनर अप कौन था यार? फ्लावियो कबोली। फ्लावियो कोबोली। मेन सिंगल्स के बाद अगर हम वुमेन सिंगल्स की बात करें तो इसमें विनर कौन था और विनर कौन थी यहाँ पे? तो मीरा एंड्रीवा। एंड रनर अप की बात करें, वुमेन सिंगल रनर अप कौन थी? मजा शिवालिंस्का। नेक्स्ट डबल में यहाँ पे चैंपियंस की बात करें, डबल चैंपियंस की, तो मैन में मेंस डबल में गर्नोलर्स एंड ज़ेबुलोस ये चैंपियंस थे। वुमेन्स डबल में सिनाकोवा एंड टाउनसेंड ये चैंपियंस थी। एंड जो मिक्स्ड है उसमें ईरानी एंड वावासोरी ये चैंपियंस थे। नाउ यहाँ पे अगर ये फ्रेंच टूर्नामेंट के चैंपियंस की बात की, चैंपियंस भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ फ्रेंच ओपन होता क्या है? एक रोलैंड गारोस की बात करते हैं अबाउट फ्रेंच ओपन। सो रोलैंड है ना, इसको रोनाल्ड गैरोस भी बोलते हैं, जो कि फ्रेंच एविएटर के नाम पे दिया गया है। ठीक है भाई। तो ये ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन, ये सब टेनिस टूर्नामेंट्स हैं भाई। ठीक है, टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं। इसमें यहाँ पे फ्रेंच ओपन की बात करें तो पहली बार ये फिर 1891 में फाउंड हुआ था। सो फाउंडेड इन 1891।
सरफेस की बात करें तो रेड क्ले पे खेला जाता है। टाइमिंग की बात करें तो ये लेट में टू अर्ली जून में ये होता है यार, फ्रेंच ओपन जो है। एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे हाई बाउंस एंड स्लो प्ले होता है। हाई बाउंस एंड स्लो प्ले से खेला जाता है इसको। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ का डिमांड रखता है भाई ये जो फ्रेंच ओपन है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पे ये जो फ्रेंच ओपन है ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से एक है, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो ये ग्रैंड स्लैम जो हैं वो टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं यार। 4 ग्रैंड स्लैम्स की बात करें तो एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो ये जनवरी मंथ में हमको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हार्ड कोर्ट सरफेस पे ये होता है। मेन जो है मंथ इम्पॉर्टेंट है एंड सरफेस इम्पॉर्टेंट है यार हर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में। ये हार्ड कोर्ट पे हमने फ्रेंच ओपन देखा भाई, कहाँ पे रेड कोर्ट में देखने को, रेड क्ले में देखने को मिला है ना, मतलब क्ले कोर्ट था, रेड क्ले कोर्ट क्ले में देखने को मिलता है। फ्रेंच ओपन जो है कौन से मंथ में देखने को मिलता है, मई एंड जून में। एंड सरफेस की बात करें तो रेड क्ले कोर्ट, मिट्टी का कोर्ट होता है ये। इसके बाद जो थर्ड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है इट इज़ विंबलडन। विंबलडन जो है वो जून जुलाई में देखने को मिलता है। ये किस मंथ में होता है भाई, जून जुलाई में। एंड ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सरफेस की बात करें तो ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। इसके बाद एक है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड लास्ट इज यूएस ओपन। सो जो यूएस ओपन है वो अगस्त सितंबर मंथ में खेला जाता है। एंड ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अभी हमने फ्रंट ओपन की बात की तो वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मिट्टी का सरफेस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी एंड एंट्री जिसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आए थे उसको हम समझें, उसके ऊपर बात करें अगर, एलिजिबिलिटी एंड एंट्री की बात करें तो एक शेयर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये गवर्नेंस किया जाता है। गवर्नेंस के अंदर एक शेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड कोई भी यहाँ पे 14 ईयर प्लस, ये आया था भाई दूसरा ऑप्शन जो था ये था 14 प्लस ईयर वाला कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। रैंकिंग बेस लाइन जो है वो 500 है भाई। रैंकिंग बेस लाइन इज़ 500। एंड जो रैंकिंग करता है वो कौन करता है, ATP एंड WTA। ATP एंड WTA। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स, सॉरी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एंड WTA मतलब वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो है ये इसके ऊपर क्वालिफाई, इनके रैंकिंग के ऊपर बेस्ड क्वालिफाई करते हैं।
एंड याद रखना भाई, देखो ऑस्ट्रेलिया में ये मेलबर्न पे होता है, फ्रांस में पेरिस में होता है। एंड जो वेम्बल्डन है, वेम्बल्डन कहाँ पे होता है भाई, लंदन के अंदर। एंड यूएस ओपन जो है वो न्यूयॉर्क में होता है। एलिजिबिलिटी के अंदर यहाँ पे मेन जो है एक होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात जो होती है ना, एंट्री का जो हमारे पास मेथड है उसकी अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एंट्री होती है, क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होता है, फॉर दिस ग्रैंड स्लैम के लिए क्वालिफाई करने के लिए टूर्नामेंट्स होते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री, इसमें ये जो वाइल्ड कार्ड है इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि इसमें अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड टाइम नहीं है कि किसी इंसान को, है ना, लिमिटेशंस नहीं है भाई, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था यार। एंड रैंकिंग जो है ये प्रोटेक्टेड होता है, ये सब के ऊपर, इस रैंकिंग के ऊपर 500 के अंदर यहाँ पे 500 बेस लाइन है, अगर सो 500 से ऊपर वाले यहाँ पे रैंक मतलब यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये पास इस तरह से एलिजिबिलिटी है एंट्री के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरीज़ की बात करें तो किस किस कैटेगरीज़ में यहाँ पे ये खेले जाते हैं टूर्नामेंट की बात करें तो जूनियर, व्हील चेयर, डबल्स, मिक्स डबल्स कैटेगरीज़ के अंदर जूनियर, व्हील चेयर, डबल्स, मिक्स्ड डबल्स। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की एंड फ्रेंच ओपन की, जो कि न्यूज़ में था यार। हाँ, चैम्पियंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड इसके ऊपर तो आया ही, कहीं पहले भी आया है, इस बार भी आया है। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डीएनए टेस्टिंग इन पैटर्नरी डिस्प्यूट का जो यहाँ पे जजमेंट आया था, ये न्यूज़ में था यार, इसकी बात करें सो सुप्रीम कोर्ट ऑन डीएनए टेस्टिंग इन पैटर्निटी डिस्प्यूट। बच्चा किसका है, इस डिस्प्यूट में डीएनए टेस्टिंग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे बयान आया था, ये न्यूज़ में था। तो इसके बारे में हम बात करें सो जो कि ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया इस चीज़ के ऊपर, वो क्या है कि 3 स्टेप फिल्टर्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं यार। है ना, 3 स्टेप फिल्टर्स होने ज़रूरी हैं, मतलब डायरेक्ट डिस्प्यूट ऑफ पेरेंटेज जो है ये है कि नहीं, ये देखना है। डायरेक्ट डिस्प्यूट ऑफ पेरेंटेज है कि नहीं देखना है। कोई अल्टरनेटिव एविडेंस अवेलेबल है तब जाके ये कराएंगे यार, अगर ये अवेलेबल नहीं है तब जाके ये कराएंगे। सो नो अल्टरनेटिव एविडेंस अवेलेबल, तभी जाके क्या कराएंगे, डीएनए टेस्टिंग कराएंगे। एंड जब जस्टिस का पर्पस को ये सर्व करेगा ना, जब ये डिस्प्यूट्स का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उससे जो जस्टिस है दोनों को होगा, तो ही यहाँ पे हम ये डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो 3 स्टेप फिल्टर की बात की, मतलब प्रॉपर्टी वर्सेस प्राइवेसी, यहाँ पे ये जो ऑब्ज़र्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 21 यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है यार। प्रॉपर्टी वर्सेस प्राइवेसी की बात की और यहाँ पे बोला कि जो आर्टिकल 21 है इज़
नॉट एब्सोल्यूट। प्राइवेसी के चक्कर में आप यहाँ पे इसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। एंड साइंटिफिक हेजिटेशंस जो हैं वो यहाँ पे बताया गया कि डीएनए टेस्ट एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बोला भाई सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी कोई एविडेंस जब ना मिले तब जाके। सो साइंटिफिक हेजिटेशन के अंदर डीएनए टेस्ट एज लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नाउ जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स का रहा है रिगार्डिंग डीएनए टेस्टिंग की अगर हम बात करें, सो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट्स, तो जो गौतम कुंडू के अंदर जो डीएनए टेस्टिंग है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, रूटीन डीएनए टेस्टिंग को 1993 में ये केस हमको देखने को मिला। गौतम कुंडू केस ऑफ 1993 जहाँ पे विच प्रोहिबिटेड रूटीन डीएनए टेस्टिंग। बादविक केस जो था 2024 का, जहाँ पे क्या बोला गया, जो बायोलॉजिकल ट्रूथ है इट प्रिवेल ओवर ओल्डर एजम्पशंस हैं, जो बायोलॉजिकल जो ट्रूथ होना चाहिए सबके ऊपर होना चाहिए, ये बोला गया, ठीक है। बैड विक केस ऑफ 2014 जो है बायोलॉजिकल ट्रूथ प्रिवेल्स ओवर ओल्ड एजम्पशंस, पहले जो माने जाते थे उसके ऊपर होना चाहिए भाई बायोलॉजिकल ट्रूथ। नाउ यहाँ पे जो केस है दैट इज दीपान्विता रॉय केस ऑफ 2014। यहाँ पे क्या बोला गया कि डीएनए टेस्ट एक अवॉइडेंस रूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ पे एक जब तक जरूरी ना हो इसको नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट जो केस है दैट इज़ अबाउट दी हम बात करें अपर्णा अजिंक्या फिरोडिया के केस की जो 2023 में था, यहाँ पे हाई एविडेंशियरी थ्रेशोल्ड की बात की गई। अपर्णा अजिंक्या फिरोडिया केस ऑफ 2023 केसेस इंपॉर्टेंट है, आप उसको कोट कर सकते हो मेंस आंसर में। यहाँ पे बोला गया डीएनए टेस्टिंग शुड बी अ हाई एविडेंशियरी थ्रेशोल्ड। इसके बाद जो केस है 2025 के अंदर आइवन रंथिनम केस की बात करें, तो जो आइवन रंथिनम केस है 2025 का, इसके अंदर एक प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट के तौर पे बताया गया डीएनए टेस्टिंग को। इसके बाद नेक्स्ट 2026 में ही केस हमारे पास देखने को मिला यार निखत परवीन केस, जहाँ पे जो हेजिटेशंस हैं उसको रिअफर्म किया गया। निखत परवीन केस ऑफ 2026 which reaffirmed hesitations to order tests। नाउ जो सीपी जजमेंट है 2026 का जो केस है सीपी जजमेंट केस, सीपी जजमेंट 2026, वहाँ पे वेरिफिकेशन फॉर लीनिएज एंड ई स्टेट राइट्स के लिए हम डीएनए टेस्टिंग करा सकते हैं, ये बोला गया। वेरिफिकेशन ऑफ लीनिएज एंड ई स्टेट राइट्स के लिए, तो ये हमने देखा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट्स की करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजंस हैं डीएनए टेस्टिंग के रिगार्डिंग, उसकी अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल
प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स राइट टू आइडेंटिटी एंड लाइफ के बारे में आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है यार, राइट टू आइडेंटिटी एंड लाइफ। आर्टिकल 39 जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है। एंड बॉडीली ऑटोनॉमी के अंदर जो पुटुसा में जजमेंट है जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी बोला है कि मेरा बॉडी मेरा ऑटोनॉमी, तो ये बॉडीली ऑटोनॉमी भी यहाँ पे पुटुसा में जजमेंट के अंदर बताया गया। जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ये बोला गया। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है दैट इज बीएससी के अंदर सेक्शन 117 प्रिजम्पशन की बात करते हैं यहाँ पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएससी के अंदर जो सेक्शन 116 है यहाँ पे प्रिजम्पशंस की बात करते हैं। एंड ये बोला गया कि देखो भाई जो डीएनए है, डीएनए टेस्टिंग है, इट इज़ नॉन एक्सेस रूल फॉर प्रूविंग इलेजिटिमेसी, नॉन एक्सेस रूल फॉर प्रूविंग इलेजिटिमेसी। ये इतने न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया ना डीएनए टेस्ट इन जो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स हैं उसको अपहेल्ड किया है ना। जो बैलेंसिंग चाइल्ड राइट्स को यहाँ पे आइडेंटिटी एंड इनहेरिटेंस जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है उसको देखते हुए यहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डीएनए टेस्ट इज़ अ पैटर्निटी डिस्प्यूट के अंदर यहाँ पे मैंडेटरी है यार, ठीक है। तो ये बोल के यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिला था हमारे पास। प्राइवेसी है ना, कैसे नहीं कि चिल्ड्रन की प्राइवेसी को यहाँ पे देखते हुए आप इसको नहीं प्राइवेसी प्राइवेसी करके आप नहीं करा सकते बट डिस्प्यूट्स में तो बैलेंस करना जरूरी है। ये बोला और बोला कि भाई इनहेरिटेंस के रिलेटेड डाटा के अंदर मैंडेटरी है ना। अगर डिस्प्यूट्स होते हैं इस प्रकार से तो डीएनए टेस्ट करना जरूरी मैंडेटरी है, ये बोला। उसके बाद जो सिग्निफिकेंस है ये जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे देखने को मिला, उसने यहाँ पे बोला कि जुडिशियल जो अप्रोच है 3 स्टेप फ्रेमवर्क के साथ उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। 3 स्टेप जो फ्रेमवर्क है उसको भी याद रखना भाई कि डायरेक्ट डिस्प्यूट ऑफ पेरेंटेज है तो कोई अल्टरनेटिव एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो जब जस्टिस यहाँ से मिल जाए तो यहाँ पे क्या करना चाहिए है ना, डीएनए टेस्ट मैंडेटरी, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है भाई कि प्राइवेसी बच्चा का प्राइवेसी प्राइवेसी के चक्कर में प्रॉपर्टी ध्यान न दे, है ना। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आर्टिकल 21 के अंदर प्राइवेसी यहाँ पे इसका ना करा सके। सो डीएनए टेस्ट एज ए लास्ट रिसोर्ट यहाँ पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी है। अगर इस तरह से चीज़ें आ रही हैं तो 3 स्टेप फिल्ट्रेशन करके ये बोला गया ना। सिग्निफिकेंस क्या है ये जजमेंट का? अगर सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट की बात करें तो ये स्टैंडर्डाइज करेगा जो जुडिशियल अप्रोच है विथ 3 स्टेप फ्रेमवर्क यार। स्टैंडर्डाइजिंग जुडिशियल अप्रोच विथ 3 स्टेप फ्रेमवर्क। ये जो मॉडर्न फैमिली लॉस हैं उसको मॉडर्नाइज करेगा थ्रू फोरेंसिक साइंस, मॉडर्नाइजिंग फैमिली लॉ थ्रू फोरेंसिक साइंस। एंड ऑल्सो ये प्राइवेसी वैसे साइंटिफिक ट्रूथ को बैलेंस करेगा। ये जो
जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इट विल बैलेंस प्राइवेसी विथ साइंटिफिक ट्रूथ। जो मिसयूज़ है इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को यहाँ पे ये प्रिवेंट करेगा। ये जो जजमेंट है, क्योंकि 3 स्टेप यहाँ पे फिल्टर की बात की गई, सो इट विल प्रिवेंट मिसयूज़ इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। ठीक है ना, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में ये बोला गया। एंड जो चाइल्ड राइट्स एंड डिग्निटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा। तो डीएनए टेस्ट अभी कराएंगे जब यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात की जाए। सो स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड राइट्स एंड डिग्निटी यार, तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया। चैलेंजेस एंड रिस्क क्या क्या है इसकी हम बात करें, इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि डीएनए टेस्ट मैंडेटरी जो बनाया गया इन पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, इसके अंदर जो चैलेंजेस एंड रिस्क हमको देखने को मिले, वो क्या है भाई कि जो कोर्ट डिलेमा है फादर वर्सेस चाइल्ड राइट्स, वो हमको देखने को मिला। फादर वर्सेस चाइल्ड राइट्स की, चाइल्ड का राइट्स की उसका डीएनए टेस्ट करा लें तो उसका अधिकार वायलेट हो रहा है, बट फादर कौन है वो भी तो पता करना जरूरी। दोनों में डायलेमा हमको देखने को मिल रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो थ्रेट टू दी मैराइटल स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट। यार हर इंसान अपना यहाँ पे कराने बैठ जाएगा ट्रस्ट को, यहाँ पे ये हर बच्चा बोले कि ये मेरा है कि नहीं, तो इस तरह से एक मैराइटल स्टेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे थ्रेट आ सकता है। एंड ऑल्सो जो इमोशनल एंड सोशल ट्रॉमा हो सकता है भाई चाइल्ड का, कि मैं किसका हूँ कैसा हूँ, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है चाइल्ड को। एंड जो रिस्क है ऑफ कोअर्शन, ब्लैकमेल एंड हरासमेंट, ये भी यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। रिस्क ऑफ कोअर्शन, ब्लैकमेल एंड हरासमेंट। प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी रिस्क है यार फॉर कमर्शियल किट्स। अगर हम देखें तो कोई कमर्शियल कंपनी कर रही है तो वो जाके कहीं भी उसको बेच सकती है, तो प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी रिस्क है फॉर कमर्शियल किट्स। एंड जो ग्लोबल एक्शंस एंड ग्लोबल अप्रोचेस की हम बात करें, इस चीज़ में दुनिया ने क्या क्या फैसले लिए हैं। सो ग्लोबल एक्शंस एंड अप्रोचेस की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स है, चाइल्ड राइट्स कमीशन के अंदर क्या बोला गया, राइट टू नो, चाइल्ड के पास ये राइट है कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जाने। एंड जो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन चाइल्ड हेल्थ राइट्स कमीशन के अंदर इसने प्रायोरिटाइज किया कि स्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट हो। यूएस एंड यूके के अंदर हम बात करें, यूएस एंड यूके के अंदर ये अर्ली साइंटिफिक ट्रूथ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया यार, एम्फेसाइज ऑन अर्ली साइंटिफिक ट्रूथ। वेस्टर्न वर्सेस ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम्स भी हमारे पास देखने को मिला, तो वेस्टर्न सिस्टम में डीएनए टेस्टिंग कर रहे हैं, बट इंडियन लीगल सिस्टम और ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम जो है वो फैमिली सिस्टम को ज़्यादा जो पालता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं भाई ये लोग। ठीक है, ये पालते हैं, ज़्यादा ध्यान देना है। ये बोलते हैं ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम। ना वे फॉरवर्ड करना क्या है, व्हाट नीड टू बी डन यार। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाना चाहिए भाई इन फैमिली कोर्ट एक्ट रिगार्डिंग दिस डीएनए टेस्टिंग फॉर पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। कॉम्प्रिहेंसिव
legislative framework in Family Courts Act, जो क्रिमिनल वर्सेस सिविल डिस्टिंक्शन करना है स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। सो सिविल वर्सेस क्रिमिनल डिस्टिंक्शन फॉर डीएनए स्टैंडर्ड्स एंड एक तरह से स्ट्रिक्ट प्राइवेसी सेफगार्ड एंड डाटा डिस्ट्रक्शन का यहाँ पे प्रोविज़न लाना पड़ेगा यार। स्ट्रिक्ट प्राइवेसी सेफगार्ड्स एंड डाटा डिस्ट्रक्शन के प्रोविजंस लाने पड़ेंगे। ऑल्सो मैंडेटरी इन कैमरा प्रोसीडिंग करना ज़रूरी है। मैंडेटरी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं यार। इसके साथ साथ जो एक्रीडिटेड टेस्टिंग एंड सिक्योर चेन की बात करते हैं, सिक्योर चेन ऑफ कस्टडी, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वे फॉरवर्ड की बात की हमने। ग्लोबल एक्शन एंड अप्रोच, चैलेंजेस एंड रिस्क जो हैं रिगार्डिंग दी सुप्रीम कोर्ट जो डीएनए टेस्टिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट को जो जजमेंट दिया कि यहाँ पे मेन चीज़ ये बोली गई, ठीक है, एक 3 स्टेप फिल्टर्स बनाएगा डीएनए टेस्टिंग पर डिस्प्यूट में। यहाँ पे मैंडेटरी इस प्रकार से बोला गया इस क्राइटेरिया को देखते हुए। ओके, आगे बात करते हैं मैनग्रोव एंड इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन की। मैनग्रोव एंड इकोसिस्टम बेस्ड एडप्शन की, जिसको शॉर्ट में बोले तो EBA बोला गया। मैनग्रोव एंड इकोसिस्टम बेस्ड एडप्शन, ये न्यूज़ में था। सो इसके अंदर अगर सबसे पहले तो हम बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों था। जो 2025 के अंदर जो साइक्लोन दाना आया था, उसमें भितरकनिका जो मैनग्रोव्स थे उन्होंने एक तरह से कॉन्क्रीट बैरियर के तौर पे परफॉर्म किया था, है ना। एंड जिसने एक तरह से जो इकोसिस्टम जो वेस्ट एडेप्टेशन है उसको और ज़्यादा उसकी वैल्यू को बताया कि भाई अगर हम इंडिया क्लाइमेट चेंज वर्निटीज़ जो देख रहे हैं कोस्ट लाइन कम्युनिटी का, जो कम्युनिटीज़ रहते हैं कोस्टल एरिया में, उनको देखते हुए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है मैनग्रोव्स का, उन्होंने एक तरह से बैरियर के तौर पे बचाया भाई। स्टॉर्म्स थे तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ में था ये। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई मैनग्रोव्स होते क्या हैं। सो मैनग्रोव्स क्या होते हैं यार, एक तरह से ये हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स मतलब सॉल्टी एरिया में रहते हैं। सो दिस आर स्पेशलाइज्ड हेलोफाइट्स। स्पेशलाइज्ड हेलो मीन्स सॉल्ट, फाइट्स मीन्स सॉल्ट वाले पानी में रहने वाले प्लांट्स। एंड बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, जो कि ये देखो भाई इस बार का प्रीलिम्स में भी आया था मैनग्रोव्स के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे बायोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करें तो मैनग्रोव्स जो हैं यहाँ पे, अगर हम मैनग्रोव्स की बात करें तो जो अडेप्टेशन, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन जो मैनग्रोव्स करते हैं, जो हमको इनमें देखने को मिलता है यार, इनके अंदर हमको न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। न्यूमेटोफोर्स एक तरह से रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं जो कि पानी के ऊपर आते हैं, बिकॉज पानी में इनको हवा नहीं मिल पाता खारे पानी में। सो न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन है ये। इनके पास एक तरह से
स्टिल्ट एंड बुटरेस रूट्स होते हैं जो कि मैकेनिकल एडेप्टेशन है। स्टिल्ट्स एंड बुटरेस रूट्स विच आर मैकेनिकल एडेप्टेशन। नाउ सैलिनिटी को देखते हुए यहाँ पे ये एक्सक्लूजन एंड एक्सुडेशन, मतलब नमक को बाहर निकालने के पास इनके पास एक काबिलियत होती है, एडेप्टेशन होते हैं यार। एक्सक्लूजन एंड एक्सुडेशन, ये लिप से नमक को बाहर निकाल सकते हैं। फॉर दी सैलिनिटी एडेप्टेशन है ये। एंड विविपेरिटी शो करते हैं, मतलब पानी में गिरने से पहले ही जो बीज है वो पौधे के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाता है, इसको विविपेरिटी बोलते हैं। सो इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन। तो ये हमने बात की। और मैनग्रोव्स की नेक्स्ट जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है एंड जो मैनग्रोव इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन है उसकी बात करें, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस एडेप्टेशन बेस्ड अप्रोच। सो जो ग्रे फिर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। हार्ड और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे सी वॉल्स जो कि कंक्रीट एंड स्टोन के हम बनाते हैं, है ना। ग्रोइंस बनाते हैं जो कि इरोजन को कंट्रोल करता है। सी वॉल्स विच आर मेड ऑफ कंक्रीट और स्टोन्स, ये जो साइक्लोन्स हैं, स्टॉर्म्स, उनसे बचने के लिए बनाते हैं यार। गायोन्स की बात करें सो दिस आर फॉर इरोजन कंट्रोल। एंड एम्बार्कमेंट्स जो कि सॉइल एंड रॉक्स से बनाते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसके, बिकॉज देखो ये कॉस्टली होते हैं, रिजिड होता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है यार। तो जो हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टॉर्म से बचने के लिए, उसका ये लिमिटेशन हो गया। दिस आर कॉस्टली, दिस आर रिजिड एंड दिस नीड मेंटेनेंस। बट जो दूसरा जो है दैट इज़ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बेस्ड अप्रोच की बात करें, ग्रीन एडेप्टेशन बेस्ड अप्रोच। सो एक तरह से ये नेचुरल कोस्टल बैरियर्स होते हैं, नेचुरल कोस्टल बैरियर्स होते हैं। और हम बात करें बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की, ना ये डायनामिक एंड सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं यार, मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। दिस आर डायनामिक एंड सेल्फ सस्टेनिंग। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर, जो मैनग्रूव्स हैं इनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई। देखो ग्लोबली अगर हम बात करें तो 40% जो मैनग्रूव्स हैं वो इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया एंड मैक्सिको में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया एंड मैक्सिको में पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर अराउंड जो लेंथ की डाटा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अराउंड 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स में मैनग्रूव फैले हुए हैं। सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट कॉन्टिगस पैच ऑफ मैनग्रूव्स यार, जो लार्जेस्ट मैनग्रूव्स हैं दुनिया में, है ना, सुंदरबंस में देखने को मिलते हैं यार। एरिया वाइज इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ, है ना, जो गल्फ ऑफ कच्छ बोलता हूँ, जो गल्फ ऑफ खंबात है, जो सुंदरबन से यहाँ पे ज़्यादा मैनग्रूव्स हमको देखने को मिलते हैं। भितरकनिका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट जहाँ पे मैनग्रूव्स हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट इज़ दी सुंदरबन, सेकंड इज़ भितरकनिका, जो कि उड़ीसा में है। एंड स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ईस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट में देखें तो ज़्यादा हमारे पास वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलते हैं यार।
नाउ एक की फीचर्स की बात करें यहाँ पे, ये जो इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन है इसके अंदर जो की फीचर्स की बात करें तो दिस आर क्लाइमेट शील्ड्स। ये क्लाइमेट शील्ड के तौर पे काम करते हैं, वेव से प्रोटेक्ट करते हैं, जो स्टॉर्म सर्जेस हैं उससे बचाते हैं ये। नेचुरल लैंड बिल्डिंग्स हैं, लाइक यहाँ पे सेडिमेंट्स से यहाँ पे नेचुरल लैंड बिल्डिंग होता है, बिकॉज सेडिमेंट्स आएंगे तो ज़मीन बनता है इस रीजन में यार। सेडिमेंटेशन से मैनग्रोव्स वाले रीजन में एक तरह से ये ब्लू कार्बन स्टोरेज, मतलब पानी में जो कार्बन स्टोरेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन। तो उसके स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव एक तरह से जो मैनग्रोव्स होते हैं, एंड दिस आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। अगर यहाँ पे जो मेजर्स हैं टू फाइट अगेंस्ट व्हाट दिस क्लाइमेट चेंज, कि कोस्टल एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा लोग जो है कोस्टल एरियाज़ का, उनको ये सपोर्ट करता है। लाइक हनी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्रैप फार्मिंग इस रीजन में होते हैं, तो लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करता है। मैनग्रोव्स को बचाने के लिए जो नेशनल इनिशिएटिव्स लिए गए उसकी अगर हम बात करें, नेशनल इनिशिएटिव्स की बात करें तो मिस्टी स्कीम जो है, जो कि लाइवलीहुड को बचाने के लिए देखा गया है ना। मिस्टी स्कीम जो है फॉर लाइवलीहुड्स, है ना। मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, शोरलैंड में जो रहते हैं उनको लिए यहाँ पे ये मिस्टी स्कीम लॉन्च किया गया था। एक नेशनल कोस्टल मिशन की बात करते हैं, वो भी यहाँ पे मैनग्रोव्स को बचाने के लिए लाया गया है। नेशनल कोस्टल मिशन की बात करते हैं, दैट इज़ नेशनल NAPCC के द्वारा ये लाया गया। NAPCC इज़ व्हाट, जो नेशनल कोस्टल मिशन है वो NAPCC के अंदर यहाँ पे लाया गया, दैट इज़ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर नेक्स्ट जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए, लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट की। इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं मैन ग्रुप से। ठीक है, ICZM का जो इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट है, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है ICZM जिसको हम बोलते हैं, वो सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक इसको। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट कैंपा फंड यूटिलाइजेशन की। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो फंड है इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर दी मैनग्रोव प्रोटेक्शन, एंड स्टेट लेवल प्रोटेक्शन मेजर्स भी लिए गए बहुत सारे यार। स्टेट लेवल प्रोटेक्शन मेजर्स की बात करते हैं ना। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड क्या है जो मैनग्रोव्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या आगे हम कर सकते हैं। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, तो चैलेंजेस के अंदर हम बात करें, सो जो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है उसमें कमी देखने को मिल रही है यार। सो वीक इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है, एंड जो ज़्यादा हम किस पे कैसा खर्चा कर रहे हैं, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो भी दिक्कत है। हमको क्या करना है भाई, इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन पे फोकस करना है। एंड जो क्लाइमेट बेनिफिट्स हमको मिलते हैं इससे, वो भी एक तरह से लोग इसको इनकार कर दे रहे हैं। तो ये भी हिडन क्लाइमेट बेनिफिट्स जो है मिल रहे हैं, वो तो एक तरह से चैलेंजेस हैं ही। सो इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो करना क्या है, वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए अपने को। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है, हमको नेशनल एक इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है यार। नेशनल
इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। एक इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कोस्टल प्लानिंग करने की ज़रूरत है ना। फंडिंग ज़्यादा देने की ज़रूरत है यार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके फंडिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंक्रीज फंडिंग फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिटी लेड इंस्टॉलेशन पे फोकस करना होगा, कम्युनिटी लेड रिस्टोरेशन पे फोकस करना होगा। एंड डाटा बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग पे ध्यान देना होगा। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट मैनग्रोव्स की, जो कि न्यूज़ में थे रिगार्डिंग। यहाँ पे जो ध्यान देना है भाई, प्रीलिम्स में मेंस में दोनों में क्वेश्चन आ चुका है इनके ऊपर। प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हमने बात की अबाउट कि क्या होते हैं मैनग्रोव्स, क्या होता है ग्रे एंड इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, कि फीचर्स और सब जो इकोसिस्टम के लिए से काम करते हैं। नेशनल इनिशिएटिव क्या क्या हमने एक्शंस लिए हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं मैनग्रोव्स को, क्या क्या वे फॉरवर्ड्स हैं वो हमने देखा। तो यहाँ पे जो इंडिया ओमान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो न्यूज़ में था यार। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर पहले तो ओवरव्यू एंड की फीचर्स की बात करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है भाई, एंड क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। ओवरव्यू एंड की फीचर्स की बात करें, सो ट्रेड पैक्ट टू रिड्यूस बैरियर्स, बैरियर्स को रिड्यूस करने का जो ट्रेड पैक्ट लिया था उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यार। व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डेफिनेशन की बात करें, सो दिस आर ट्रेड पैक्ट टू रिड्यूस बैरियर्स। ओके, करेंट स्टेटस की बात करें तो इंडिया का हमें 15 एक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यार। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ऐसे 9 एग्रीमेंट जो हैं वो कंप्लीशन के कगार पे हैं। 9 एग्रीमेंट्स नियरिंग कंप्लीशन। टैरिफ रिडक्शन की बात करें, सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंपोर्ट जो होते हैं चीपर हो जाते हैं, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव हो जाते हैं। सो चीपर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। मार्केट एक्सेस होता है मतलब बिजी है ना, बिजनेस के लिए आसान होता है एंट्री करना। सो सपोज ओमान में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया गया तो हमारे देश के लोग जो होंगे आसानी से ओमान में ट्रेड कर पाएंगे, वहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे। इजी बिजनेस एंट्री। रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात करें, सो क्राइटेरिया देखने को मिलता है यहाँ पे प्रेफरेंस के लिए। क्राइटेरिया फॉर प्रेफरेंसेस। इन्वेस्टमेंट एंड सर्विस की बात करें तो डिजिटल एंड IP कवरेज हमको देखने को मिलता है यहाँ पे।
इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज की बात करें तो डिजिटल एंड आईपी कवरेज देखने को मिलता है। कुछ नोटेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें अगर हम, सो नोटेबल एग्जाम्पल के अंदर जो मॉरिशस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2021 में हमको देखने को मिला यार। मॉरिशस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ 2021, यूएई जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हमको 2022 में देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया का जो ECTA है वो 2022 में देखने को मिला। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हमको देखने को मिला यार। EFTA TEPA की बात करते हैं जो कि 2024-25 में यहाँ पे साइन किया गया। अपकमिंग में हम ओमान के साथ, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, यूएस के साथ यहाँ पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। यूके, ओमान का तो पूरा आखिरी कगार पे है भाई, तो हो चुका है लगभग 1 जून से यहाँ पे लागू होगा ये बोला गया है ना। क्या बेनिफिट्स हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से इंडिया को? सो बेनिफिट्स फॉर इंडिया की बात करें तो एक्सपोर्ट का ग्रोथ होगा बिकॉज ग्लोबल मार्केट का एक्सेस होगा भाई। सो एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा ड्यू टू ग्लोबल मार्केट एक्सेस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन हो जाएगा ये ग्रॉस वैल्यू चेन में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड दे इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा इनटू GVCs। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बेस्ट प्रैक्टिस एडॉप्शन की बात कर सकते हैं। कंज्यूमर बेनिफिट्स के अंदर लोअर प्राइसेस एंड वैरायटी हमको देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात करें तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद सेक्टरल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ये क्रिएट करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है। सेक्टरल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है यार। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग्स में यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। इसके साथ साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सर्विस सेक्टर में लाइक IT, डिजिटल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है ना। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके साथ चैलेंजेस भी हमारे पास एसोसिएटेड हैं यार। तो जो एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम उनकी बात करें सो जो ट्रेड डेफिसिट है वो ही बढ़ रहा है धीरे धीरे। लाइक आसियान के साथ ज़्यादा है, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से नुकसान भी एक तरह से, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर तो रहे हैं
बट जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है हमारे पास, वो चैलेंज है यार। उसको देखते हुए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो इट इज़ हाई ट्रेड डेफिसिट विथ आसियान, जापान, साउथ कोरिया। मार्केट एक्सेस अनइक्वल है देखने को, जैसे कि इंडियन के लिए ज़्यादा फ़ायदा, मतलब इंडिया में जो है बाकी देशों को एक्सेस मिलेगा तो फ़ायदा हो जाता है। हाई इंडियन MNF टैरिफ जो देखने को मिलते हैं यार। सो अनइक्वल मार्केट एक्सेस होता है, लाइक हाई इंडियंस मार्केट पे यहाँ पे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं लोग। तो ये चैलेंजेस है सब चीज़ों में। ऑल्सो एक्सपोर्ट यूटिलाइजेशन बहुत कम है, 20-30% यूजेज किया जा रहा है, एक्सपोर्ट का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं इन द एक्सपोर्ट इन द ग्लोबल मार्केट। हायर इंपोर्ट यूटिलाइजेशन, हम ज़्यादातर चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ख़राब चीज़ है यार। हायर इंपोर्ट यूटिलाइजेशन अराउंड 60-70% यूजेज जो है वो इंपोर्ट का हो रहा है। एक तरह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी एक चैलेंज है, बिकॉज इनपुट कॉस्ट ज़्यादा ही हो जा रहा है। सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाई इनपुट कॉस्ट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे डिसएडवांटेज हो रहा है, जिसकी वजह से कम्पिटिटिवनेस कम हो रहा है यार। सो मैन्युफैक्चरिंग डिसएडवांटेजेस जिसकी वजह से रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस हमको देखने को मिल रहा है। जो कारण है एक तरह से, जो रैशनल है, जो तर्क है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर क्यों रहे हैं, तो जो स्ट्रेटेजिक रैशनल है बिहाइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी हम बात करें तो मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं यार। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करने के लिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। लाइक चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, तो China+1 जो कॉन्सेप्ट है, लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके तरफ, उसको यहाँ पे देखते हुए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, मेक इन इंडिया है, इसकी बात करते हैं। ऑल्सो जो ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म है वो बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म, कोविड के बाद यहाँ पे सप्लाई चेन रिकॉग्नाइज करने के लिए पोस्ट कोविड सप्लाई चेन रीऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यार। मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ट्रेड पर ध्यान दे रहे हैं ना। वे फॉरवर्ड क्या है, सब स्ट्रेटेजिक रैशनल हो गया। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, करना क्या चाहिए आगे हमको, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमको नेगोशिएशंस को बैलेंस रखना है, मतलब रेसिप्रोकल एक्सेस होना चाहिए। हमारा जो है मार्केट किसी और के लिए एक्सेस हो तो उसका भी मार्केट हमारे लिए एक्सेस हो। सो एक बैलेंस नेगोशिएशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई हमारा मार्केट को लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, हम दूसरे देश का मार्केट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो एक रेसिप्रोकल एक्सेस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है ना, जिससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो वो कम हो सके। जो इनपुट टैरिफ है उसको रैशनलाइज करना होगा। ओके, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है उसको एंड फोकस ऑन हाई
क्वालिटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हमको ध्यान देना है। ग्रीन एंड डिजिटल टेक के ऊपर फोकस ऑन हाई क्वालिटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक ग्रीन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ये हमने बात की अबाउट दी ट्रेड एग्रीमेंट की, है ना। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी यार। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आपने बात की तो आपको यहाँ पे कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, सबसे मैंने रिवीजन में बताया। कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, है ना, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब साथ में पढ़ने की चीज़ है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो इकोनॉमिक जो रिवीजन है उसके अंदर बताया है मैंने। यहाँ पे ये जो है, अगर हम बेसिक की बात करें तो भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो इकोनॉमिक यूनियन में सबसे यहाँ पे इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, टोटल इंटीग्रेशन होता है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पे शेयर्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड जॉइंट इंस्टीट्यूशंस होता है। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हमने किया है ओमान के साथ, वहाँ पे एक तरह से रिड्यूस करने की बात करते हैं, टैरिफ्स ऑन गुड्स एंड एलिमिनेट करने की बात करते हैं, एक तरह से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को एक तरह से इनकरेज करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जुड़ा हुआ कौन है, इकोनॉमिक यूनियन। उसके बाद कॉमन मार्केट जहाँ पे फ्री मूवमेंट होता है ऑफ सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर, उससे थोड़ा सा कम होता है कस्टम यूनियन। एक यूनाइटेड फ्रंट्स होता है, मेंबर जो है वो इंटरनल टैरिफ्स को रिमूव करते हैं। एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फ्रेमवर्क होता है नॉन मेंबर्स के लिए। उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि गुड्स से बाहर होता है, एक्सपांडिंग बियॉन्ड गुड्स, मतलब सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेटरी कॉपरेशंस होते हैं। बट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे जो बैरियर्स हैं उसको कम किया था, मतलब मेनली यहाँ पे गुड्स की बात हुई है। तो सबसे कम इंटीग्रेशन यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन, जहाँ पे आप बात कर सकते हो यूरोपियन यूनियन की, जो कि इकोनॉमिक यूनियन का एग्जांपल है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कुछ मेन से रिलेटेड प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक्स की, जो कि यहाँ पे हमसे पूछे जा सकते हैं, जो कि 9 जून को यहाँ पे न्यूज़ में थे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पायरो प्रोसेसिंग। यार पायरो प्रोसेसिंग न्यूज़ में था। पायरो प्रोसेसिंग की बात करें तो ये पायरो प्रोसेसिंग है, इसके अंदर डेफिनेशन क्या होता क्या भाई। पायरो प्रोसेसिंग डेफिनेशन की बात करें सो एक तरह से हीट बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, हीट बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना। ड्राई प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हाई टेम्परेचर पे ये होता है यार। हाई टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अप टू 1400 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होता है। पायरो प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। सो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग लाइक जो क्लिंकर्स होते हैं वहाँ पे। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में पायरो प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन यार। एंड जो न्यूक्लियर फ्यूल रिप्रोसेसिंग है, मोल्टन सॉल्ट को जहाँ पे प्रोसेस किया जाता है तो उसमें यहाँ पे पायरो प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर, ड्राई, हाई टेम्परेचर याद रखना न्यूक्लियर फ्यूल रिप्रोसेसिंग में। फॉर मोल्टेन सॉल्ट, ये पायरो प्रोसेसिंग न्यूज़ में क्यों था भाई, बिकॉज जो कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने पायरो प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया फॉर न्यूक्लियर फ्यूल रिसाइकलिंग या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए एंड अपने फ्यूल एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए। इसी न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है इसके बारे में।
एंड पायरो प्रोसेसिंग के अंदर जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड बाय यूएसए, है ना, चाइना, साउथ कोरिया, जापान टू इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिसाइकलिंग। used by Japan, South Korea and USA to improve fuel efficiency and recycling। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अरोरास की, जो अरोरा बोरियालिस हो गया या फिर जो नॉर्दर्न लाइट्स की बात करते हैं। सो अरोरास की बात करें तो आसमान से जो लाइटनिंग हमको देखने को मिलती है उसको हम अरोरास बोलते हैं यार। सबसे पहले तो टाइप्स की बात करें, देखो तो होते हैं, एक होता है अरोरा बोरियालिस जिसको नॉर्दर्न लाइट बोलते हैं, एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस जिसको हम साउदर्न लाइट बोलते हैं। अरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न लाइट्स, अरोरा ऑस्ट्रेलिस दैट इज साउदर्न लाइट्स। मैकेनिज्म की बात करें सो सोलर स्टॉर्म्स में एंड सीएमईस के अंदर, मतलब जो कोरोनल मास इजेक्शन है उस ड्यूरेशन में हमको ये देखने को मिलते हैं यार, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो रिलीज होते हैं सन से, उसकी वजह से। ऑल्सो ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी गाइडेंस की वजह से यहाँ पे ये दो है नॉर्थ एंड साउथ पोल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं ये। एंड एटमॉस्फेरिक गैस के साथ जो कोलाइड करते हैं चार्ज पार्टिकल, तो ये लाइटनिंग हमको देखने को मिलते हैं। सब ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स एटमॉस्फेयर में, आसमान में देखने को मिलता है। कलर्स की बात करें सो ग्रीन कलर जो है वो हमको देखने को मिलता है जब ऑक्सीजन जो है एट लोअर आल्टीट्यूड है, तो रेड कलर हमको देखने को मिलता है अगर ऑक्सीजन यहाँ पे हायर अल्टीट्यूड में है तो। एंड ब्लू एंड पर्पल जो है जब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो देखने को मिलता है। ब्लू एंड पर्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो ऑकरेंस इन बात करें इंडिया के अंदर, ऑकरेंस इन इंडिया की बात करें तो लद्दाख में भी यहाँ पे देखने को मिलता है, पैंगोंग से एंड हैंडले के अंदर। कश्मीर एंड उत्तराखंड में भी कभी कभी यहाँ पे अरोराज हमको देखने को मिल जाते हैं यार। लद्दाख में पैंगोंग सो एंड हैंडले में, कभी कभी कश्मीर एंड उत्तराखंड से भी हमको यहाँ पे अरोराज देखने को मिल जाते हैं ना। यहाँ पे इसके बाद अरोराज के बाद सी ऑफ अजोब यहाँ पे न्यूज़ में था भाई। सी ऑफ अजोब न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं उनका अटैक हमको यहाँ पे जो कमर्शियल कार्गोज़ हैं जो कि सी एफ अजोब में यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ सेलर जो थे मर्चेंट सेलर उनका 5 जो मर्चेंट सेलर थे उनको जान की जोखिम हो गई, उन जान चली गई। इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था। सी एफ अजोब की बात करें तो सी एफ अजोब है कहाँ, तो सी एफ अजोब है वो कहाँ पे है भाई, यहाँ पर हम बात करें तो ये देखो ये ब्लैक सी है, ये सी एफ अजोब है, ठीक है। ये हमारे पास क्रीमियन पेनिनसुला, तो यहाँ पे जो यूक्रेन है यहाँ पे इसके यहाँ पे अटैक देखने को मिला, इसके द्वारा जो ड्रोन्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो अटैक किया उसकी वजह से जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ पे सी एफ अजोब में यहाँ पे
डेड हो गए। तो यहाँ पे यूक्रेन है इस साइड में, नॉर्दर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में रशिया, इधर क्रीमियन पेनिनसुला, नीचे में इधर ब्लैक सी है, इधर सी ऑफ मरमरा, एजियन सी। ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे सी ऑफ अजोब की कि ये है क्या सी ऑफ अजोब, इसके बारे में तो ज्योग्राफी की बात करेंगे। सी ऑफ अजोब, सी ऑफ अजोब के अंदर जो ज्योग्राफी है इसकी बात करें तो सैलवेस सी है इन दी वर्ल्ड यार, ये सबसे कम गहरा है। इट इज़ दी सैलवेस सी इन दी वर्ल्ड। तो ये सब वर्ड की वर्ड दे के आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इनलैंड शेल्फ है ना, शेल्फ सी सब तरह से घिरा हुआ है इन दी ईस्टर्न यूरोप। एंड ये जो है क्रैच स्ट्रीट, ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे, ये क्रैच स्ट्रीट है यार। उससे कनेक्टेड है ब्लैक सी से। ठीक है। सो कनेक्टेड वाया कर्च स्ट्रेट। बॉर्डर्स एंड फीचर्स की बात करें सो यूक्रेन रशिया के साथ ये बॉर्डर रखता है। यूक्रेन एंड रशिया के साथ बॉर्डर रखता है। क्रीमियन पेनिनसुला के साथ ये बॉर्डर रखता है। एंड डॉन एंड कुबान रिवर यहाँ पे जाके ड्रेन करती हैं भाई। डॉन एंड कुबान रिवर्स यहाँ पे ड्रेन करते हैं। सुवियास लगून एंड अराबोट और अराबट स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी की बात की कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है यार इसका, सी ऑफ अजोब का एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो प्रोपाइस है उनके हैबिटेट को ये हार्बर करता है ना। प्रोपाइस क्या है भाई, एक एनिमल है जो डॉल्फिन जैसे दिखता है ना, डॉल्फिन लाइक क्रस्टेशियन एनिमल्स हैं ये, जो कि इस सीजन में पाए जाते हैं हमारे पास सी ऑफ अजोब में। तो ये याद रखना भाई। सिग्निफिकेंस क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें सो हार्बर पोर्पोइस हैबिटेट की बात करते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो वोल्गा डॉन कैनाल है उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से होती है भाई। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है बिकॉज यहाँ पे मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एक्सेस प्रोवाइड करता है यार यहाँ पे। कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एक्सेस प्रोवाइड करता है रीजनल सिक्योरिटी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे दोनों को, जो रशिया है उसको भी एंड जो यूक्रेन है उसको भी। तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन दोनों यहाँ पे लोग हैं ज़्यादा, रशिया का यहाँ पे दबदबा है यार। तो हमने बात की सी ऑफ अजोब की। इसके बाद जोजिला टनल की बात करें तो जोजिला टनल यहाँ पे न्यूज़ में था। जोजिला टनल न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जोजिला टनल यहाँ पे जो फाइनल ब्रेक थ्रू था वो इसने अचीव किया। एक तरह से वे एक ईयर राउंड कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा हिमालयस के अंदर। ये 13 किलोमीटर लॉन्ग ऑल वेदर सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रूट टनल है जो कि कश्मीर वैली को लद्दाख कारगिल के साथ जोड़ता है। कश्मीर वैली को किसके साथ, लद्दाख कारगिल के साथ जोजिला टनल जोड़ता है। 13 किलोमीटर लंबा है ये। सो जो
जिला टनल की बात करें तो जो जोजिला टनल है स्पेसिफिकेशन के अंदर एक 13.14 किलोमीटर ऑल वेदर टनल है। कितनी ऊंचाई पे है यार? अल्टीट्यूड की बात करें तो ये 11,578 फीट ऊंचाई में है। एक तरह से किस मेथड से इसको बनाया गया है भाई? ये जो ज़िला टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से इसको बनाया गया है, NATM। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जोजिला टनल किसको किसको जोड़ता है? कश्मीर वैली को लद्दाख कारगिल के साथ जोड़ता है। कश्मीर वैली को लद्दाख कारगिल के साथ ये जोड़ता है। जोजिला पास को ये बाईपास करता है यार, बाईपास जोजिला पास, जो कि एक तरह से ऑल वेदर नहीं था लेकिन ये टनल ऑल वेदर है। बेनिफिट क्या प्रोवाइड करेगा यार? बेनिफिट से ईयर राउंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। एंड जो ट्रैवल टाइम था उसको 3 घंटे से 20 मिनट तक कम कर देगा। मतलब 3 घंटे लगता था, 20 मिनट लगेगा बस। ट्रैवल टाइम रिड्यूस फ्रॉम 3 आवर्स टू 20 मिनट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट SAFF चैम्पियनशिप की। SAFF चैम्पियनशिप मतलब क्या? जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप है उसकी बात करते हैं, जहाँ पे इंडिया वन दी जो वुमेन चैम्पियनशिप था इसका। SAFF का मतलब जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो वुमेन्स थे उन्होंने यहाँ पे चैम्पियनशिप जीता भाई, बांग्लादेश को 3-1 से हरा के इन फाइनल, जो कि कहाँ पे हुआ था? मारगांव गोवा के अंदर। ओके, सो SAFF चैम्पियनशिप की बात करें सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। रीजनल सब कॉन्फेडरेशन है एक AFC का, ठीक है। जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है उसका एक रीजनल कॉन्फेडरेशन है। रीजनल सब कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार ये ओरिजिन की बात करें तो ये 1990 में ओरिजिनेट किया भाई। 1993 जो सार्क है गोल्ड कप के नाम से, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया SAFF चैम्पियनशिप की फॉर्म में इन 2008। 2026 का जो वर्ल्ड मतलब वुमेन एडिशन था इसका SAFF चैम्पियनशिप का, जो वुमेन्स एडिशन है
इसको होस्ट किया था इंडिया ने, गोवा में हुआ था ये। एंड विनर कौन रहा इसका? इंडिया, छठा बार 6th टाइटल इंडिया ने यहाँ पे जीता। रनर अप जो था वो बांग्लादेश था यार। अब स्पोर्ट्स पे बहुत यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, इसीलिए स्पोर्ट्स के बारे में भी देखना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जो चीज़ न्यूज़ में थी, दैट इज़ सिप्री ईयरबुक। यार सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो सिप्री ईयरबुक की हम बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ईयरबुक यहाँ पे न्यूज़ में था। इसके बारे में हम बात करें, सिप्री ईयरबुक 2026 ये यहाँ पे हमको न्यूज़ में देखने को मिला। सिप्री ये सिप्री है। पहले तो न्यूक्लियर आर्सेनल, ये जो सिप्री ईयरबुक है भाई, ये इंडिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को इन्होंने एक तरह से एस्टिमेट किया, और वो बढ़ा कि वो इंक्रीज़ हो गया था। 190 वॉर हेड्स इंडिया के पास हो गए हैं जो कि एक्टिव मॉडर्नाइजेशन के अंडर में है, तो इसीलिए न्यूज़ में था ये। तो न्यूक्लियर आर्सेनल को ये देखा और इसने बोला, तो इसे उसको ये देखता है दुनिया में जो स्टॉकहोम नाम से समझ आ रहा है भाई, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया में पीस को देखते हुए अपना रिसर्च करता है। तो इसने बोला कि देखो इंडिया के अंदर 190 वॉर हेड्स हो चुके हैं जो कि एक्टिव हैं। न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करें तो इंडिया के अंदर 190 वॉर हेड्स हमको देखने को मिले, पाकिस्तान में 170 हैं। एंड जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर आर्सेनल के मामले में, वो रशिया है नंबर 1, फिर यूएसए है, फिर चाइना है। डिफेंस स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है भाई, यहाँ पे ये बोला गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो ईयर बुक है, इसके द्वारा जो बोला गया कि देखो भाई दुनिया में जो ये डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ता जा रहा है। जो टोटल जो ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग जो है, ग्लोबल टोटल जो है वो कितना है? इट इज़ अराउंड $2887 बिलियन। यूएसए जो है वो लार्जेस्ट खर्चा करता है अपने डिफेंस पे, इट इज़ दी लार्जेस्ट स्पेंडर। इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट स्पेंडर है, खर्चा जो करता है डिफेंस पे, 5th लार्जेस्ट स्पेंडर। आर्म इंपोर्ट्स की बात करें तो यूक्रेन जो है लार्जेस्ट दुनिया में सबसे आर्म इंपोर्ट करता है, इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, ठीक है। आर्म इंपोर्टर्स की बात करें, यूक्रेन जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है। उसके बाद इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर है भाई आर्म्स का। तो हमने बात करी जो प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें हमने सिप्री ईयर बुक की, एसएफएफ चैंपियनशिप जिसको वुमेंस ने जीता, जोजिला टनल की बात की, सी ऑफ अजोब की बात की यार, है ना, अरोरास की बात की हमने, पायरो प्रोसेसिंग की बात की। प्रीलिम्स वाले टॉपिक है। मेंस वाले टॉपिक्स में हमने बात की अबाउट इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, हमने बात की अबाउट दी मैनग्रोव इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन की, है ना, हमने बात की अबाउट जो मैटरनिटी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डीएनए टेस्टिंग पैटर्निटी डिस्प्यूट के ऊपर जो जजमेंट आया था उसकी बात की, है ना, फ्रेंच ओपन एंड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की बात की। तो ये डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की हमने बात की 9 जून 2026 में जो हमको देखने को मिला।